मैं सच बताऊँ तो मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा था कि एक्चुअली मैं शुरू कहाँ से करूँ बोलना। क्योंकि कई बार चीज़ें आपके पास इतनी हो जाती है या आप उस तरह से सोचने लगते हो, वो चीज़ जागृति का माहौल हो या आपके आस-पास सीखने का माहौल हो, वो किताबें हो, वो आपका लगातार जिज्ञासा हो कि कहीं तो पहुँचना है। और इंसान ऐसा नहीं है कि ये जो सिलसिला है ये आज का है। हम हमेशा वैसे ही रहे हैं। हम पत्थरों से अगर उसे आदमज़ात से हम एआई तक पहुँचे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके पीछे बहुत सी जिद्दोजहद है। आप मेरे से जितनी किताबें पूछते हो कि हम क्या पढ़ें ताकि हम समझदार हो जाएँ, हम ऐसा तो क्या सीखें ताकि हम भी आपकी तरह सोचने लगें। पर ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने की नहीं है और हम पढ़ने के लिए बने भी नहीं थे। बस ऐसा होता है समय के साथ और ये हर सभ्यता में होता आया है कि भेड़-चाल सिस्टम होता है। आप कुछ देखो अभी भी मेरे दिमाग में तस्वीर है कि मैं आपको क्या बताना चाहूँ या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हो सकता है शायद उसको मैं शब्दों में नहीं पिरो पाऊँ। मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ हर किताब पढ़ते हुए कि वो ओशो हो, वो बुद्ध हो, तमाम जो चीज़ें कि दुनिया को देखने का उनका नज़रिया, ज़िंदगी को समझने का उनका जो अनुभव है, वो शायद कहना कुछ और चाह रहे हों, समझाना कुछ और चाह रहे हों, लेकिन शायद शब्दों में वो बात समाहित ना हो पाए या ऐसा कोई तरीका उपलब्धि ना हो कि वो जो शब्दों में कहना चाह रहे हैं, उनको आप एज़ इट इज़ पकड़ लो। आप उनको ऐसे कैसे सीख लो। क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस भी होता है। हम बोर बहुत जल्दी होते हैं। इसके पीछे भी ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे कारण हैं। हम हमेशा नई चीज़ को अवॉइड करते हैं। आदमी हमेशा नई चीज़ के लिए यूज़्ड टू नहीं होता है। उसे चाहिए कुछ नया, लेकिन नया उस वे में नहीं चाहिए कि जो उसकी जो पुरानी चीज़ है उसको खंडित करे। क्योंकि इंसान बचपन से ही सुरक्षा सीखता है, तो वो बहुत बेसिक फंडामेंटल बहुत जल्दी सीख लेता है। चाहे वो खाने के मामले में हो, रहने के मामले में हो, कौन-सा जानवर उसको खाएगा, क्या चीज़ उसको कड़वा या मीठा लग सकता है, कौन-सा आदमी है जो उसको थप्पड़ मार सकता है, गाली निकाल सकता है। ये बहुत बेसिक्स पैरामीटर वो बहुत जल्दी सीख लेता है। इसलिए आप देखिएगा, आप खुद में महसूस करिएगा ये चीज़। हमारी बातें कहीं न कहीं फ्लोट होती जाएगी, लेकिन बस आप इसे एक कहानी के रूप में सुनो और समझने की कोशिश करो कि मैं आपको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, ताकि शायद आपको आपके जो सवाल है, जो आप मुझसे जानना चाहते हो, उनके जवाब आपको मिल सके। क्योंकि ईमानदारी से बताऊँ तो आप जो मुझसे सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप जो मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो, मैं उस समय से उस दौर से निकला हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या जानना है, किससे सीखना है। और अगर मैं आपके पास अभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बातें करने लगूँ कि मेरे अंदर जिज्ञासा तो बचपन से थी, मुझे तो बहुत कुछ जानना था, बहुत आगे बढ़ना था, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी-कभी कोइंसिडेंस बोल लो इसको या कुछ घटनाएँ उस तरीके से आपके साथ होती है, अगर उन पे आपका ध्यान चला जाए तो आप बहुत आगे तक जा जाते हो। आगे का मतलब है और पीछे का मतलब कुछ नहीं होता है। बस आप जिनको समझते हो कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करते हैं आपसे हट के, बस वो उन घटनाओं को पकड़ते हैं। वो आपके घर में हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, देश में हो सकती है, वर्ल्ड में हो सकती है, आपके समाज में हो सकती है, गाँव में हो सकती है। ऐसी कोई भी घटना जिस पे कि आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाए और आप उसको बहुत गौर से सोच लो और कुछ करने लगो। शायद खुद के लिए, शायद गाँव के लिए, शायद देश के लिए या महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तमाम उन उन परिस्थितियों में आपका दिमाग अगर कुछ बुनने लगे, कुछ करने की ठाने, तब आप बुक पढ़ भी सकते हो, तब आप पैसे भी कमा सकते हो, तब आप दुनिया भी देख सकते हो, घूम सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तमाम काम। शायद फिर से हमारी कहानी कहीं न कहीं फ्लोट हो रही है, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी थी ताकि आप मेरे बारे में यह ना सोचें कि मैं आपको कोई बहुत ब्रह्म ज्ञान दे दूँगा या आपको कोई बहुत ऊँची बात बता दूँगा। जस्ट ये बात मेरे अनुभव की है क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालता, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और जो मुझे अनुभव होता है, मुझे ऐसा लगता है कि समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है। शायद कुछ और लोग मेरे साथ लगें। हो सकता है ये मेरे लिए ही कर रहा हूँ। शायद मेरे विचार में ज़्यादा लोग होते जाएँगे, तो मैं खुद सेफ महसूस करूँगा। मैं नास्तिकता की परिभाषा के साथ चलता हूँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ाता हूँ। उसका कोई भी फिक्स आधार नहीं होता है कि
मैंने आपको जो बात कह दी वो एज इट इज़ है, किसी पत्थर की लकीर है। ये पूरी दुनिया, पृथ्वी, आपका वातावरण, ये हर एक चीज़ परिवर्तनशील है। मुझे खींच होती है इस चीज़ से कि हाँ, कि हम अभी भी उन पुराने ग्रंथों में लगे हुए हैं, हम अभी भी उन धारणाओं में, उन मान्यताओं में लगे हुए हैं जो सदियों सालों पुरानी है। अब हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए। शायद इसकी इसकी ज़रूरत है, लेकिन है, इंसान का बिहेवियर ऐसा है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो बेसिक पैरामीटर वो आदमी बहुत जल्दी सीखता है और अंततः मरने तक उसको पकड़ के रखता है वो। कुछ कहानियाँ जो अपने बाप दादाओं से सुनते हैं कि जितने चादर उतने पैर, ईश्वरीय शक्ति है, ये सब ऐसे ही चलता है, ईश्वर ने चूस दिया है तो चुगा भी देगा वो, सब उसका खेल है, सब उसकी माया है। ये पैरामीटर आप बहुत जल्दी पकड़ने लगते हो और इसको छोड़ नहीं सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे बाहर निकल पाता है, इनसे बाहर सोच पाता है। वो आगे पहुंचता है, जाहिर सी बात है। वो चाहिए से कुछ किताबें लिखें, वो प्रोफेसर बने, वो पढ़ाए लिखाए बिजनेस करें, कुछ और करें, या गांव में ही एक वैचारिक आदमी के तौर पे लोग उनसे राय मशवरा मांगे। पर सोचने वाला आदमी, विचार करने वाला आदमी वहां तो नहीं रहता जहां सब है, या वो खुद था कभी। तो मेरे साथ भी ये सब जो चीज़ें चली हैं, इनके पीछे जाहिर सी बात है कि वजह रही है, और वजह स्ट्रोंग रही है। तभी तो सोचना सीखे, पढ़ना सीखे, या उसकी तरफ जिज्ञासा हुई। और सिर्फ जिज्ञासा होने से कुछ नहीं होती ना, कि आप कंटिन्यू लगे भी रहो, आपके वो कीड़ा लगातार काटता रहे, तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कई वजह काम करती है। अब अगर मैं आऊँ किताबों पे, तो किताबों का ऐसा है साहब कि किताबें सच में कुछ नहीं बदलती हैं। ये भी उसी चीज़ से आएगा, जब तक आप सोचना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने बेसिक इंस्टेंट्स पे काम नहीं करोगे। अब ये अंग्रेजी वर्ड भी एक तो बीच बीच में ऐसा आ जाता है। हाँ, जब मैं उन लोगों से सीखता था, मेरी हायरार्की, मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बताया भी है कि मेरा जो एल्गोरिदम है वो कैसे घूमा, मैं कहाँ से होता हुआ लोगों से कहाँ तक पहुँचा, फिर किन को सुनने लगा। फिर तमाम लोगों को सुनने के बाद मैंने किताबों की आदत डाल ली कि अब फेस टू फेस किसी के मुंह से नहीं सीखेंगे। हम किताबों से सीखेंगे, खुद का दिमाग यूज करेंगे कि यह आदमी यहाँ गलत लिख रखा है, यहाँ गलत सोच रखा है। क्योंकि कोई आदमी बोलने में कंजूसाई कर सकता है, बोलने में झिझक हो सकती है, हो सकता है कि उतना जोश या उतनी चीज़ें ना पैदा कर पाए वो, आपके दिमागों में उतनी खलबली ना मचा पाए वो। लेकिन एक किताब के जरिए आपके दिमागों को बहुत बहुत तह तक, बहुत गहराई तक निचोड़ा जा सकता है, हिलाया जा सकता है। आप में हीलिंग पैदा की जा सकती है, आपको सोचना सिखाया जा सकता है। इसलिए तो अंबेडकर साहब ने जब बोला ना कि शिक्षा शहरनी का दूध है, तो अब देखो परिकल्पना अपने आप में बहुत बड़ी होती है। इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, मुझे कुछ और याद आया। जैसे मैं तमाम उन ग्रंथों को झूठा मानता हूँ, उन उन कहानियों को झूठा मानता हूँ कि जिनके ना सिर है ना पैर है। आप समझ पा रहे हो, चाहे वो अल्लाह हो, जीसस हो, वो राम कृष्ण हो, तमाम वो कहानियाँ जिनमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने वाली कहानियाँ अगर जोड़ी गई है, उन तमाम कहानियों को मैं झूठा मानता हूँ या झूठा जानता हूँ। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। हाँ, मैं कबीर हो, बुद्ध हो, ओशो हो, ऐसे करेक्ट, ओशो की सिर्फ थिंकिंग, उनके द्वारा सुनाई गई कोई कहानी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों में मुझे ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करके गए हैं। इन्होंने इंसान के लिए आम बातें बोली हैं, और वो भी कोई बहुत बियॉन्ड नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इतना है कि सब कुछ ही कह दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। हम इस प्रकृति, इस यूनिवर्स में छोटे छोटे कीड़े हैं, बस कीड़े मात्र हैं, और कुछ भी नहीं है कीड़ों के अलावा। तो हम हमारी दुनिया रच रहे हैं बस। अब बहुत सारे सवाल ऐसे अटक जाते हैं आपके दिमाग में, जैसे कॉन्शियसनेस, फिर दुनिया को बनाया किसने, सांसें क्यों चल रही है, इसकी ज़रूरत क्या थी, बॉडी को ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ही क्यों बनाया गया। पर यही तो खूबसूरती है ना इस प्रकृति की, क्योंकि हमने आसपास इतने गोले खंगाले, वहाँ पर जीव नहीं पनपा। बहुत सारी चीज़ें एक फिक्स पैरामीटर या एक फिक्स वातावरण में ही पैदा हो सकती है। आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें, कुछ जानवर किस गर्मी में पैदा हो सकते हैं, अगर उसको ठंड में ले जाएंगे, उससे ज़्यादा गर्मी में ले जाएंगे तो वो मर जाएंगे। आप देखिएगा, जैसे राजस्थान में ऊँट होता है, अब वो ऊँट ठंड में भी नहीं रहेगा, और इससे इससे ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आप देखिए।
तो प्रकृति के साथ वो घटनाएँ घटित हुई कि वो फिक्स पैरामीटर्स कि जिसमें शैवाल से वो जीवाणु पनप पाए और उन जीवाणुओं से एवोल्यूशन के कारण हम यहाँ तक पहुँच पाए। अब कितने लोग हैं जो इस एवोल्यूशन थ्योरी के नहीं मानते हैं। इसको यहीं छोड़ते हैं। मुझे एक चीज़ ये और याद आई जो अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। आपको लगता है ना कि शायद हिंदुस्तान ही ज़्यादा पाखंडी है, धर्म कर्म कांड में है और भूत, प्रेत इन ईश्वरीय रचनाओं में ज़्यादा मानता है। ऐसा नहीं है। दुनिया के वो सबसे टॉप एलिट क्लास लोग हैं ना, चाहिए वो यूरोपीय सभ्यता से निकले हुए यहूदी, जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके सामने। आपने सुना होगा या नहीं सुना तो थोड़ा सा रिसर्च करके देखना कि कुछ कहानियाँ चलती है कि तेरा फैमिलियों ने पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है। हाँ, मैं भी अपने नॉलेज में कुछ आंकड़ों में जब मैं ये चीज़ सोचता हूँ, पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन होता है। कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं, कुछ चाइना के अच्छे लेखक हैं, कुछ यूरोप के अच्छे लेखक हैं, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ ईरान के हैं, क्योंकि ईरान को इजराइल तबाह करना चाहता है, क्योंकि जो यहूदी इजराइल में बसते हैं वो तेरा फैमिलीज वो अपने आसपास की उस जगह को वापस पाना चाहते हैं, जो उनका जो ईश्वर है उनको ये आज्ञा दे के गया है। जो भी ये पाखंड की कहानी जहाँ से भी शुरू हुई हो कि एक दिन दुनिया में वो ऐसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं कि यहूदी जो बिखर गए थे यूरोप से, यूरोप में एक कंट्री है कुछ वेनस शायद, हाँ वहाँ से सब बिखर गए थे, इनको बाहर निकाल दिया गया था शायद आज से 200-250 साल पहले। फिर ये अलग अलग जाके बस गए, कुछ रूस की तरफ गए, कुछ अमेरिका की तरफ गए, और इनका बहुत बड़ा तंत्र है। अब उस समय में जो भी कोई इकट्ठा हुआ होगा, कोई एक आदमी ने जोड़ा होगा कि हम सारे यहूदी एक रहेंगे, और ये उस विचार में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि कभी जीउस वापस आएगा और वो हमें दर्शन देगा और हमें पता लगेगा कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है। तो देखो ये भी एक काल्पनिक एक कहानी है ना वो, कि वो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो पैसे कमाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं, लोगों को गुलाम बनाते हैं, दुनिया में बम बेचते हैं, तमाम वो काम करते हैं पैसे कमाने के लिए और खुद के देशों को एक करने को, ज़मीनों को एक करने के लिए जहाँ जहाँ उनके लोग बिखरे हुए हैं। या तो वो लोगों को अपने पास बुला लें, या उन लोगों में से छटनी करके बाकी को लोगों को मार दें, या उस जगह को ही अपनी जगह में मिला लें जो कि उसके ईश्वर ने उनको आदेश दिया होगा। तो तमाम चीज़ें हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एक्चुअली तो क्या है कि अपना तो क्लियर है कि पूरी ज़िंदगी सोचने में गुजारनी है, विचार करने में गुजारनी है, चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है। मैं नहीं डूबना चाहता हूँ उन छोटी चीज़ों में कि ज़िंदगी भर सिर्फ नौकरी की सोचूं, बाल बच्चों की सोचूं, या फिर पैसों के बारे में सोचता रहूं, या फिर घर के बारे में, ईंटें लगाने के बारे में सोचता रहूं। हाँ जाहिर सी बात है, मैंने वो सारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी कर भी ली, शायद इसलिए भी हो सकता है विचार आए। पर मैं तब सोचता हूँ अपने बारे में कि ऐसे तो कई लोग हैं जिनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन वो तो फिर भी छोड़े नहीं है ना सोचना। तो मतलब मेरा बिहेवियर कुछ अलग है। मैंने सिर्फ खुद में ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ बेसिक ज़रूरतें पूरी हुई है, अब उसके आगे क्या, उसके आगे भी चलना है, सोचना है, सीखना है, और अपने आसपास का वो माहौल तैयार करना है ताकि वो भी सोचना सीख सकें। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कंप्यूटर अच्छे कर लेंगे, सड़कें अच्छी कर लेंगे तो हम दुनिया से जीत जाएंगे, पर दुनिया अब शायद नए लेवल पे जा चुकी है। अब वो चालाकी के उस उच्चतम स्तर पे हैं कि आपको पकड़ने के लिए भी सदियां लग जाएं कि वो किस लिए क्यों काम कर रही हैं। उनका आपके लिए फ्री में कुछ काम करना भी उनको ही फ़ायदा देगा। आपके अगर वो देश को फ्री लोन दे, फ्री फंड दे, आपकी एजेंसियाँ चलाएँ, आपकी गरीबी को दूर करें, कुछ भी करें, वो सब उनके लिए ही काम करेगा। वो तमाम एजेंसियाँ, तमाम उनका ढाँचा, स्ट्रक्चर जो कि उन्होंने तैयार किया है। अल्टीमेट आइडिया ये है, अपने आप को निखारो। पूरी ज़िंदगी भर में ये ठान लो कि बस जीना अलग विचारों में है, नए विचारों के साथ जीना है, हमेशा सीखने के दौर में जीना है। क्यों चुना मैंने ये? क्योंकि मैं अगली पीढ़ी को क्या दे सकता हूँ। मैंने जब ये डाटा खंगाला तो मैंने देखा कि इतनी पीढ़ी आई, राजा महाराजा आए, वो कहाँ गए पता नहीं। लेकिन अगर उन राजा महाराजाओं में उनकी पीढ़ियों ने, हमारे जो पुरखे रहे हैं बाप दादा, अगर उन्होंने सोचना चुना होता, पढ़ना चुना होता, तो वो अपनी बुद्धि का इतना विकास कर चुके होते हैं और वही हमें मिलती। वो उनका सोचना, वो उनका रिसर्च करना वो हमें मिलता। पर कहीं ना कहीं उनके विचार, उनकी बुद्धि रुक चुकी थी, रुक चुकी थी, उसके कारण ही हमें आज नुकसान हुआ है।
तो बस मैं उस शुरुआत को वापस करना चाहता हूँ। पूरी ज़िंदगी सोचने में गुजारना चाहता हूँ ताकि अपने आस-पास अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को मैं वो सोच दे के जा सकूँ बस, और कोई मकसद नहीं है। मैं पुनर्जन्म होना, मैं ऐसी कहानियों में भरोसा ही नहीं करता। मैं सिर्फ़ उस जिद्दोजहद में भरोसा करना चाहता हूँ कि जीवन संघर्ष है, कुल मिला के बात ये है। आप इसको किसी भी एंगल से ले लो कि इस थ्योरी को क्या इमोशनली, फिलोसफी लेवल पे, या गुस्से में, या रिसर्च करके क्या इसको खारिज करेंगे कि जीवन संघर्ष है? नहीं खारिज कर सकते आप। आपका ज़िंदा रहना इस चीज़ का सबूत है कि आपकी पीढ़ियाँ संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं, और हर देश अभी भी संघर्ष कर रहा है। पति-पत्नी, आपका घर-बार, गाँव, हर जगह संघर्ष चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो जीवन संघर्ष है। आप इसे इससे जितना भागने की कोशिश करोगे प्रेम की तरफ, सुख सुविधाओं की तरफ, कि आराम से बैठेंगे हम, बड़ी गाड़ी ले लेंगे, ये लो, सब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर वो संघर्ष ही करते रहो। रुकना नहीं है कहीं, ठहरना नहीं है कहीं। सबसे बड़ी बात वो है। और सिर्फ चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, खुद पे काम करते जाओ। चीज़ें आती जाएगी, बस उनको साइड में रखते जाओ, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा ध्यान चीज़ों की तरफ नहीं देना है। इंसानी सभ्यता की तरफ देना है, लोगों की तरफ देना है, खुद के लोगों की तरफ देना है। इमोशनली नहीं कि आप अटैच हो जाओ और दुखी होते रहो। लोगों पे ध्यान देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मदद करो, आप तो सेवा करो, वो करो ना। पर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरे जितने भी करते हैं वो काम है, वो मानव सभ्यता के लिए होने चाहिए, और आपके थ्रू होने चाहिए वो, आपके जरिए होने चाहिए वो, कि आप कुछ करो, वो इम्पैक्ट लाए आपकी सोसाइटी में, आपके दिमाग में भी, आपके घर में भी, आपके गांव में भी। वो इम्पैक्ट लाए, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाए वो, ताकि सभ्यता अग्रणी रहे, गुलाम ना बने दोबारा। जो कि हिंदुस्तान, आपको लगता है कि आज़ाद भारत की परिकल्पना कैसी होती है? क्योंकि आज के टाइम पे आपको लगता है कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, मुस्लिमों से आज़ाद हो गए, या तमाम सभ्यताएं निकल गई, अब हम तो हम डेमोक्रेसी में और खुद के बलबूते पे जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज भी हम किसी और के चलाएमान हैं। वो कंपनियां हमें बताती है एड्स के जरिए कि आप क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या जीना है, लव मैरिज करनी है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे घूमना है। आपको एड्स बताते हैं कि आपको घूमने जाना है। शायद बात कहीं और चली गई, हाँ, पर ये बातें भी कहनी ही थी मुझे। तो आप किताबें चुनिए बस। मैं नहीं चाहता कि आप चंदन और सुधा के उस गम में डूब जाओ, या फिर उन 13 फैमिलियों के नौसेलिया में, नौसेलिया अभी भी अंग्रेजी वर्ड है जो मेरे से उच्चारण नहीं किया जाएगा, नौसेलिया, नौसेलिया कुछ, या उस खुमार में आप डूब जाओ, कि उस डर में आप डूब जाओ कि वो 13 फैमिली तो दुनिया को गुलाम बना लेगी। आप अपने आप पे काम तो करिए। गुलाम तो हमेशा से रहे हैं लोग। आज़ाद, कोई आज़ाद होके भी आज़ाद कैसे हो सकता है? वो 13 फैमिली जो इतनी ऊपर पहुंच गई, वो दुनिया में फैक्ट्री बना के कर लिया, लेकिन वो भी तो जादू टोना ही कर रहे हैं। वो एक ऐसी परिकल्पना के पीछे भाग रहे हैं कि जो उनको कभी नहीं मिलेगा। वो पूरी दुनिया को मार भी दें, सिर्फ वो खुद जिंदा रहें, वो यहूदियों को भी मार दे, अगर उनके नेता जिंदा रहें तब भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये आज की पक्की और ताज़ा रिसर्च है, ये सबको पता है ये। अब जो भी कोई संतुलित दिमाग से सोचेगा उनको पता है कि हम यूनिवर्स में कीड़े के समान भी नहीं है। आप चाहते हो कि आप के अंदर कुछ ऐसा जादू टोना करके, कुछ ऐसी उच्चतम चीज़ विकसित करके इस दुनिया का रहस्य जान लोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ। हो सकता है फिर वो ज़्यादा बुद्धिजीवी हों, तो हमें तो फिर उन बुद्धिजीवी से लड़ना ही बचा है, हमारे पास तो और कुछ बचा ही नहीं है। एक बात और है, जब से मेरी ज़िंदगी में किताबें आई हैं, ईमानदारी बात है, हाँ, खुन्नस होती है, खींच होगी, लेकिन वो भी वो तब है ना जब मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको किसी पैटर्न में नहीं बंधना है, कि सिर्फ किताबों का ही मुंह हो जाए। आपको चीज़ों को छोड़ते जाना है, त्यागते जाना है, अपनाना है, खुद में कुछ हासिल करना है। अंग्रेजी सीख ली, लेकिन अंग्रेजी के पीछे बारीकी में घुसते घुसते इतने मत घुस जाना कि आप पागल ही होते रहो। सैड सॉन्ग सुनना है, लेकिन आदत नहीं डालनी है। कोई बीड़ी सिगरेट आप पी रहे हो, आदत नहीं डालनी है। कुछ ड्रिंक कर रहे हो, आदत नहीं डालनी है अब। तमाम नशा, कोई भी टाइप की चीज़ हो, लड़की से प्रेम कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, आदत मत डालना बस। पागल नहीं होना है, किसी भी चीज़ में नहीं होना है पागल। तो पढ़ने के लिए भी नहीं होना है, जाहिर सी बात है। क्योंकि हो सकता है किसी ने बहुत अच्छी शायरियाँ लिखी हो, बहुत अच्छे, मुंशी प्रेमचंद ने इतना गहराई से कुछ काव्यांश लिखे हो जिनको आप आज पढ़ पढ़ के रोमांचक होते हो, लेकिन मुझे उनका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अगर वो थोड़ा सा
खुश होके जी पाते ज़िंदगी को, भले उनके लिखे हुए उपन्यास थोड़े हल्के हो जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने उतना डीपनेस, इतना दर्द डाल के पढ़ने वाले लोगों में भी दर्द ही डाला है। अगर वो हल्के उपन्यास लिखते तो वो हल्कापन, वो थोड़ा-सा मिठास लोगों में जाता, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा दर्द डाल दिया। हाँ, हो सकता है उनका लिखना ओरिजिनल हो, उस समय समाज में वैसी ही चीज़ें थी। पर आप जैसा माहौल क्रिएट करोगे, चीज़ें तो वैसी बनती जाएगी ना। आप कब तक लोगों को बताते रहोगे वही ईश्वरीय परिकल्पना, भूत, तमाम चीज़ें? या कब तक वो अपने वो डर की कहानियाँ बार-बार बताते रहोगे? अल्लाह, राम, कृष्ण। आपको वो पॉजिटिव वाइब देनी पड़ेगी दुनिया को, जो कि जेन ज़ी बखूबी कर रहा है। अभी देश में क्रांति आ रही है और आ चुकी, मान के मैं तो जो देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले अनाउंस कर दिया था, छठा महीना चल रहा है, कि 1 साल के अंदर-अंदर ये सरकार गिर जाएगी। आपको लगेगा ये जादू टोना है, पर ये सिर्फ़ एक बुद्धि का, या कह सकते हो कि आप विकसित बुद्धि का एक परिकल्पना होती है। आप डाटा को जब समझने लगते हो, आप जब बहुत प्रैक्टिकल होके सोचने लगते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका एक अच्छे लेवल का विकसित हो जाता है, तब आप भी वो तमाम चीज़ें समझने लगते हो। बस ये भाषण ही है, शायद मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग करके आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, कभी भी नहीं बता पाऊँगा। मेरी किताब चल रही है, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका नाम नशा रखा है मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेट तो दुनिया में आप जो सब कुछ देख रहे हो, वो सब कुछ नशा ही है। आपको जीने की जो इतनी खुमारी है, या लोग मरना चुन लेते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, बड़े-बड़े मकान ये खड़ा करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सब नशा है, सब का सब नशा है। पता नहीं, मेरा अनुभव झूठा भी हो सकता है, मेरा सोचना अलग भी हो सकता है। आपको किताब पढ़ के पता लगेगा कि मैं इसे नशा क्यों कह रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता मैं कितना आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि जिस आदमी ने जितना पाया होगा वो कभी भी उतना नहीं बाँट सकता, कभी भी नहीं बाँट सकता। क्योंकि इस भौतिकवादी शरीर से, भौतिकवादी दिमाग से, जो आपकी जो चेतना बनती है, आपके जो विचार बनते हैं, वो भौतिक नहीं होते हैं। इसलिए हम कभी नहीं समझ पाए कि चेतना है क्या चीज़ अपने आप में, क्योंकि ये सिर्फ डाटा से उत्पन्न चीज़ नहीं है। आपके अंदर वो समझ, चेतना का वो उच्चतम रूप कैसे पैदा होता है, मैं वो सूत्र भी आपको नहीं बता पाऊँगा। बस वो रास्ते हैं किताबें। मुझे पता है किताबों से शायद आप वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ के लोग राय देते हैं, जहाँ की पीछे के लोग मुझे बताएं, या मैं जो सीख रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं आप वहाँ पहुँच पाओगे, ये सिर्फ एक कोशिश है और ये सिर्फ रास्ते हैं। चलना आपका काम है। मेरे कह देने से आप मेरे बराबर या मेरे से आगे कभी नहीं निकल पाओगे। या मैं भी ये नहीं कह पाऊँगा कि जो किताबें लिखी गई हैं, जिन लोगों ने सोचा है, जिन लोगों ने पाया है, क्या मैं उनसे आगे निकल पाया, क्या उनके मैं बराबर में खड़ा हुआ हूँ। पर आपको ये चीज़ एहसास होती है कि मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं। इसका एक कारण हो सकता है यार, ये तो है ना, कि कोई कितना ही अनपढ़ आदमी हो लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हो, फिर जितने भी अनपढ़ आदमी हैं वो पढ़े लिखे आदमी की बात कैसे समझते हैं। इसका मतलब सबकी चेतना कहीं ना कहीं शायद उस उच्चतम चीज़ से जुड़ी हुई हो। जाहिर सी बात है, हर आदमी ऐसा क्यों होता है कि सबसे बड़े विचार की तरफ अट्रैक्ट तो होता है। उसे सुंदर तो वो भले ही उसको आदमी पूजक बन जाए, उस विचार को नहीं पूजने लगे, लेकिन अट्रैक्शन तो होता है। कहीं ना कहीं उसका माइंड समझता है कि ये विचार ऊंचा है, ये कुछ अद्भुत अद्भुत है ये। या फिर हो सकता है कि उन आदमियों का कहने का तरीका खूबसूरत हो, सिर्फ ये भी हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे कई संतों को जानता हूँ जो शायद राम, कृष्ण, बुद्ध, अल्लाह से भी ज़्यादा बड़े हो सकते थे, जानता हूँ मैं। पर शायद उनकी भाषा उस तरीके से नहीं थी कि उनको इतना पूजा जाए। मुझे किसी मायने में कबीर बुद्ध से छोटे नहीं लगते हैं, किसी भी मायने में। मुझे रैदास कभी भी राम, कृष्ण, अल्लाह से छोटे नहीं लगते हैं। उनके उनका सोचना, उनके वो बारीकी, उनका जीवन का वो अनुभव, जो वो सिखा, उनसे जो सीख सकते हैं लोग, वो जो लोगों को सिखा सकते थे, उनको शायद मौका ही नहीं मिला उतना, कि जितना उन्होंने जाना, जितना उन्होंने खोजा। ठीक है दोस्तों, बाय।